अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं मोहम्मद नौशाद अली। नाजरीन, ईरान जंग अजीब व गरीब सूरत हाल इख्तियार करती चली जा रही है। एक तरफ अमरीकी सदर जो हैं वो मुख्तलिफ तरह के दावे करते हैं, चाहे वो ईरानी नेवी को ख़त्म करने के हों, एयरफोर्स जो कभी थी नहीं ईरान के पास उसके ख़ात्मे के दावे हों, या जंग जीतने की बात हो। यहाँ तक कि वो कहते हैं कि हमारे साथ तो कोई जंग जो शिकस्त तस्लीम करने वाला भी कोई अब ईरान में नहीं मौजूद, जिसकी वजह से हम जंग जो है वो चलाएं। और उसी उसी लम्हे जब ये बात होती है, रिपोर्टर्स सवालात पूछते हैं तो वो जंग को तूल देने की बातें भी करते हैं। कई हफ्तों, 4 हफ्तों, 2 हफ्तों, मुख्तलिफ तरह के टाइम मुख्तलिफ औकात में वो दे रहे हैं। जो सिचुएशन है वो ये है कि ट्रंप जो दावे करते हैं ईरान उनका जवाब देता है, ना सिर्फ जवाब देता है बल्कि अमली तौर पर भी जवाब देता है। अब भी जो पासदारान इनकलाब हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि ईरान की नेवी ख़त्म कर दी गई है। अगर नेवी ख़त्म हो चुकी है तो ज़रा अपनी नेवी को हमारे पानियों में दाखिल करके देखें, फिर हम आपको उसका जवाब देंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा जो है और उनके समेत बाकी जो लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के बयानात, मुख्तलिफ तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं। कोई वाज़े क्लियर कट बात सामने नज़र नहीं आ रही। जंग जो 48 घंटों से 72 घंटों के लिए शुरू की गई थी, अब वो तकरीबन 2 हफ्ते से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और अभी किसी के सामने जैसे कहते हैं ना वाज़े सूरत हाल नहीं है कि ये जंग किस करवट बैठेगी। वज़ीर आज़म जो इसराइली हैं नेतन्याहू साहब, उनको अपनी जो जिंदा होने का सबूत देने के लिए वीडियोस पेश करनी पड़ रही हैं। और अजीब मामला ये है कि वो 2 वीडियो अब तक पेश कर चुके हैं अवाम के सामने, लेकिन उसके ऊपर जो एनालिसिस है, AI एनालिसिस आ रहे हैं और लोग उसको कह रहे हैं कि ये दोनों वीडियोस जो हैं ये जाली हैं। ये सोशल मीडिया पे इनका जो एनालिसिस आ रहा है वो मुख्तलिफ तरह का, वो जो दूसरी वीडियो आई उसके बारे में तो यहाँ तक कह दिया गया कि 91.1% जो है वो इम्कानात हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर के ज़रिए तय करने के बाद, चेक करने के बाद कि ये वीडियो जो है ये AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी हुई है। अब मामला ये है कि इस वक्त सिचुएशन बहुत ही गंभीर हुई है। जो आबनाए हमस बंद होने की वजह से जो जहाँ से 20% तेल की सप्लाई होती है वो तो प्रॉब्लम में थी, दुनिया का मसला बना था। लेकिन उसका जो सेकंड रूट है वहाँ पर भी ईरान और जो यमन में बैठे हौसी बागी हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि इसको भी हम बंद कर देंगे। ये सिचुएशन हमें कहाँ लेकर जाएगी? यूरोप जो है वो बिल्कुल जंग में कूदने को तैयार नहीं है। नेटो बिल्कुल वाज़े तौर पर इनकार कर चुका है। मुख्तलिफ ममालिक ईरान से रब्ता कर रहे हैं। अपने सफारतकार इसराइल के अपने मुल्कों से इसराइल के सफारतकार वापस भेजे जा रहे हैं। क्या ये जंग जो है वो ईरान जीत चुका है? कोई इसको तस्लीम करने को तैयार नहीं है, या जो आने वाले वक्त के अंदर अभी मजीद जो है इस जंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जो हमारे लिए सरप्राइज़ हो सकती हैं। लेकिन इस सारे के अंदर सरप्राइज़ अपनी जगह पर रहेगा। जो हम भुगत रहे हैं, जो आम आदमी भुगत रहा है, बचत के नाम पर यहाँ सरकारी अफसरों की तनख्वाहों में कटौतियाँ हो रही हैं और दीगर मामलात हैं, जो हमारे शुरफा हैं, हमारे उमरा हैं, हमारी जो अशराफिया है या हुक्मरान तबका है, वो बस ऐलानात करके जो उसका बोझ है वो अवाम तक गिराता चला जा रहा है। चाहे वो पेट्रोल में 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा हो, चाहे वो तनख्वाहों की कटौतियाँ हों, ये सारा कुछ जो है ये हमें किस तरफ लेके जाएगा? हमारी अपनी मईशत कहाँ खड़ी होगी? अगरचे कि पाकिस्तान की सफारतकारी की तारीफ़ें की जा रही हैं और कहते हैं कि तारीफ़ वो जो दुश्मन करे, तो भारत से भी ये आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान की बेहतरीन सफारतकारी की। इन सब मौज़ूआत पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है नुसरत वाहिद साहिबा ने तहरीक इंसाफ से, हुमा बकाई साहिबा माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर की, खालिद फारूकी साहब सीनियर तजज़ियाकार हैं हमारे साथ हर हफ्ते जो है वो मौजूद होते हैं, जुल्फ़िकार बदर साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन करेंगे। मैं चाहूँगा हुमा बकाई साहिबा थोड़ा सा हमारे नाजरीन को सिचुएशन तो बता दीजिए कि आखिर ये जो अब तक हुआ है ये किस तरह की सिचुएशन हमें आगे अनफोल्ड होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मेरी ज़ाती राय में जो जंग 48 से 72 घंटों के लिए शुरू की गई थी वो अब 2 हफ्ते से जायद ईरान ने झेल ली है। इस झेल लेने के बाद आगे क्या सिचुएशन होगी, थोड़ा सा जरा प्लीज रोशनी डालिएगा। मेरा ख्याल है कि सिचुएशन इंतहाई मखदूश है और एक बात तो तय हो गई है कि इस वक्त अमेरिका बैकफुट पे है और ईरान जो है वो डेफिनेटली ऑफेंसिव पे है और ईरान डिटर्मिन कर रहा है कि ये जंग किस तौर आगे चलेगी। उसके साथ जो एक और हमें बिल्कुल वाज़े बात नजर आती है वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इस वक्त डेस्परेट भी है और फ्रस्ट्रेटेड भी है और वो आपको तकरीबन अपील करता हुआ नजर आता है
बहुत सारे ममालिक से बशमूल नाटो कि वो हुर्मुज़ को खुलवा दें। अगर आप एक हफ्ते पहले का उनका नैरेटिव देखें तो वो ये था कि यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी जहाजों को। वो बात तो कहीं खत्म हो गई। इनफैक्ट यूएस नेवी जो है वो बहुत दूर चली गई है इरानियन वाटर्स से, और जो पासदारान हैं वो तो कहते हैं आइए हम आपके इस्तकबाल को खड़े हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि उन्होंने हुर्मुज़ से आज पाकिस्तान की एक शिप को पास होने दिया है। तो वो जो है ना कि वॉर को भी ईरान कंट्रोल कर रहा है, हुर्मुज़ को भी ईरान कंट्रोल कर रहा है, और नैरेटिव को भी ईरान कंट्रोल कर रहा है। और जितनी देर ये जंग चलती है उतना समझिए यूएस की ह्यूमिलेशन है, और द फैक्ट कि ईरान खड़ा हुआ है, ईरान इसका हिस्सा है, वही ईरान को मजबूत कर देता है। और मतलब फैक्ट कि वो इस रेजिस्टेंस को जारी रखे हुए। तो मेरे ख्याल है इस वक्त तो बॉल जो है वो ईरान के पास है। ईरान अपनी मर्जी से खिलवा रहा है सारे लोगों को। बहुत आपको ये जो फिक्र नजर आती है गल्फ स्टेट्स में। हुमा साहब, ये जो मुख्तलिफ ममालिक से उन्होंने अपील की है कि आपका इत्तेहाद जो है वो उसके साथ मिलकर हम ये अपना हर्मुज़ खुलवाएंगे, और जो नेक्स्ट वीक उसके अनाउंस किया जाना है, जिसकी खबर आपके सामने आ रही थी, ये वाकयातन कोई ममालिक कोई अमेरिका की सपोर्ट करेंगे इस मामले के अंदर? क्योंकि यूरोप में तो एक वाजे जो कि आज जो कि केयर स्टारमर हैं, उन्होंने भी बिल्कुल वाजे तौर पे कह दिया कि हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, ना हम इस जंग का हिस्सा बनेंगे। तो कोई यूरोपियन का ममालिक तो शायद इसमें हिस्सा ना लें। कौन से ममालिक हो सकते हैं जो अमेरिका का साथ देंगे? देखिए ये काबिल वक्त है कहना, क्योंकि अब तो अमेरिका धमकियों पे उतर आया है ना। उसने नाटो को थ्रेट किया है, उसने दीगर ममालिक को थ्रेट किया है। सिर्फ जापान जो उनका सबसे करीबी इत्तेहादी है, उसने भी ये कहा है कि अगर सूरत हाल कुछ और हुई तो हम इस हवाले से सोच सकते हैं। पॉइंट ब्लैंक इनकार किया है यूके ने। मुझे और आपको अच्छी तरह पता है कि चाइना कभी भी इस जंग में नहीं कूदेगा। तो मुझे तो एक बहुत डेस्परेट फ्रस्ट्रेटेड अमेरिका नजर आता है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि जो डिमांड है ईरान की कि अड्डे जो हैं वहां से अमेरिकन का इनखला हो, और जो उसकी नेबरहुड है उसमें अमेरिकन अड्डे ना हो, ये शायद फर्स्ट स्टेप बने निगोशिएशंस की तरफ बढ़ने का। और आपको ऑलरेडी पता है कि वहां से बहुत सारे अमेरिकन का इनखला हो गया है। तल अवीव की भी सूरत हाल अच्छी नहीं है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस हफ्ते के आखिर तक जंग जो है वो निगोशिएशंस के फेज पे आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा शिफ्ट है वो ये है कि क्या शायद निगोशिएशंस ईरान के टर्म्स पे हों। एक्चुअली प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ईरान की जो शराइत है वो बहुत सख्त है, लेकिन ईरान उन शराइत पे डटा रहेगा जो शराइत उसके आगे दफा के लिए अहम है। और इसमें शायद सबसे अहम बात यह है कि इन अड्डों को न्यूट्रलाइज किया जाए जो उसके नेबरहुड में है। और गल्फ स्टेट्स में भी इस बात की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग है कि इतने अरसे उसने अमेरिकन अड्डों को पाला, लेकिन उन्होंने उसके लिए कुछ नहीं किया। वो किसी इजरायली एजेंडे के तहत ही वहां पर बनाए गए थे। तो अब देखना यह है कि ईरान किस हद तक अपनी बात मनवा पाता है। लेकिन ये बात तय है कि जितने दिन ये जंग चलती है अमेरिका के लिए ह्यूमिलेशन है। और ईरान तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है जंग के पहले 2 राउंड जीत गया है। और फिर आर्मामेंट के ऊपर भी बात हो रही है ना। ईरान तो कह रहे हैं मैंने तो अभी शुरू ही नहीं किए अपने वो मिसाइल। हाँ, जो कहते हैं 10 साल पहले के जो बनाए हुए हैं अभी तो वो चला रहे हैं हम। अभी तो जून 2025 के बाद के हैं, वो तो चलाए ही नहीं हमने। हाँ, इस वक्त ईरान का पलड़ा भारी है, हम ये कह सकते हैं। पाकिस्तान का जो रोल आप देख रही हैं हुमा साहिबा, मैं चाहूंगा एक क्वेश्चन और आपकी तरफ थ्रो कर दूं। ये जो पाकिस्तान का रोल है, जिसकी तारीफ अब भारत से भी हम सुन रहे हैं सफारतकारी के महाज पर, आपको लगता है कि पाकिस्तान बड़ा की रोल प्ले कर सकता है? क्योंकि पाकिस्तान बैक वक्त ना सिर्फ गल्फ स्टेट बल्कि ईरान भी और यूएस के साथ भी कॉर्डियल रिलेशंस जो है वो एंजॉय कर रहा है इस वक्त। एक तो देखिए कि पाकिस्तान को ये रोल अदा करने की आदत है। अच्छा, हमने तवातुर के साथ बैलेंस रखा है बीजिंग और वॉशिंगटन में और तेहरान और रियाद में। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का एक और यूनिक रोल इमर्ज हुआ है, और वो रोल है ब्रिज स्टेट का। पाकिस्तान इस वक्त बहुत अहम बैकडोर डिप्लोमेसी में भी इन्वॉल्व है। फिर इन सम वेज ये पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी बन रही है। तो और पाकिस्तान जो है वो स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी का भी इजहार कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो ईरान से भी कॉन्वर्सेशंस में है, वो सऊदी अरब के साथ जो उसका मुआहिदा है
उस पे भी खड़ा है, उसके दिफा में भी उसके साथ उसका अहम किरदार है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का इम्पोर्टेंट मिडिल पावर स्टेट है, वो किसी एक के साथ नहीं खड़ा है। जैसा आपने देखा ना कि इंडिया जो है उसने अपना वेट डाला है इजराइल के साथ जी। तो समझिए कि वो हर निगोशिएशन की इक्वेशन से बाहर चला गया। इनफैक्ट ईरान ने तो धमकी दी है इंडिया को कि हम आपको जो आपने किया है श्रीलंकन वाटर्स में उसका जवाब देंगे। नहीं, लेकिन और दो उन्होंने जो ऑयल के जो 2 शिप्स थे वो तो उन्होंने निकाल दिए वहां अबनाए हमद से इंडिया के। देखिए ये जो अबनाए हमद से उन्होंने निकाल दिए ना, ये भी ईरान का टैक्टिक है। अच्छा। ईरान अपने जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनसे ताल्लुकात ठीक रख रहा है और इंगेज कर रहा है। तो इन सम वेज वो अमेरिका और इजराइल को टारगेट करके आइसोलेट कर रहा है। उसने बिल्कुल वाज़ेह आज स्टेटमेंट दिया है कि बहुत सारे अटैक्स जो हैं वो ईरान ने नहीं किए हैं, वो अमेरिका और इजराइल की तरफ से हुए हैं और इनको इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्योंकि जाहिर है कि इजराइल और अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह गल्फ स्टेट्स को इनसे लड़वा दिया जाए आपस में। तो आप देखिए कि ईरान जो है वो बहुत स्ट्रैटेजिक गेम प्लेइंग कर रहा है। उसने आज पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया है, उसने अजरबैजान को भी फोन किया है, उसने गल्फ स्टेट से भी कहा है कि आप अमेरिकन को यहाँ से निकाल दें, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना बंद करें, तो हमारा आपका कोई मखासमत नहीं है। तो वो एनिमी पे जीरो इन कर रहा है और अपने जीरो इन में वो कामयाब हो रहा है। जबकि अमेरिका इस जंग को फैलाना चाहता है, इत्तेहादियों को इसमें लाना चाहता है जो इस जंग का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो इस जंग को सही ही नहीं समझते। इट्स नॉट अ फेयर वॉर, वो इसे कहते हैं इट्स अ वॉर ऑफ चॉइस। आपने ये जंग अपने ऊपर मुसल्लत की है और अब आप हमें भी इसमें घसीटना चाह रहे हैं। और पाकिस्तान की तो आप बात छोड़िए, चाइना ने इस वक्त बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है अमेरिका को कि अमेरिका इज अ वॉर एडिक्ट। और दूसरी जो बात उन्होंने कही वो की कि ये क्यों है कि आप उन्हीं ममालिक में हमले करते हैं और वहीं जंगें करते हैं जहाँ तेल होता है। तो उसने पूरी जो अमेरिकन क्रेडिबिलिटी है उस पर सवाल उठा दिया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, उस पर बात खत्म करूंगी। देखिए इस जंग में स्ट्रैटेजिक विक्ट्री शायद इजराइल की हुई है, वो ये हमेशा से करना चाहता था कि अमेरिका और ईरान को बढ़वा दे। अमेरिका के साथ ब्लंडर हुई है। रूस इस पूरी सूरत हाल का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। रूस इसमें अपॉर्चुनिस्ट है, लेकिन जो एडल्ट इन द रूम है ना, जिसे कहते हैं जो बड़े का किरदार अदा कर रहा है, वो इन सम वेज चाइना है। और जो स्ट्रैटेजिक मेच्योरिटी और ब्रिजिंग का किरदार अदा कर रहा है वो तुर्किया और पाकिस्तान है। ठीक है नुसरत वाहिद साहिबा, मैं आपके पास भी आऊँगा खालिद फारूकी साहब, लेकिन नुसरत वाहिद साहिबा ये बताइए कि ये जो अब भारत से जो आवाज़ें निकल रही हैं और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की तारीफ की जा रही है, आप समझती हैं कि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है वो ना सिर्फ बहुत अच्छा है बल्कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, जैसे उमा बकाई साहिबा ने भी कहा कि ये इवन के इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में भी बदल सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बिल्कुल सही कह रही हूँ उमा बकाई साहिबा, क्योंकि ये वाकई इस वक्त की सिचुएशन में पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है और तकरीबन तमाम ही जो लोग हैं उनसे या ममालिक हैं उनसे बातचीत भी कर रहा है, उनका कंसर्न भी है, अपनी तरफ से आइडियाज भी दे रहा है। जिस तरह सऊदी अरब के पास जाके बात कर रहे हैं, इसराइल से तो जाहिर है अपेरेंटली तो नहीं हो सकता, पीछे जो कुछ भी कर रहे होंगे और ईरान के साथ भी। अब इंडिया इस बुरी तरह फ्लॉप हुआ है इस मामले में कि वो जंग से कुछ दिन पहले जाके इसराइल में और जाके वो किस तरह गले लग रहे हैं उनके और अपना पता नहीं किस चीज का यकीन दिला रहे हैं उनको। तो इस चीज ने बहुत डैमेज किया है ईरान को, हिंदुस्तान को। तो ये एक्चुअली वहां के अपने जो जर्नलिस्ट हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि इस तरह जाके उनको उनके साथ इस वक्त मिलने की जरूरत नहीं थी जो मोदी ने किया है। और इससे बहुत नेगेटिव वेव गई है न सिर्फ इंडियंस में बल्कि पूरी दुनिया में, कि कहीं तो आप जाके बात करते हैं कुछ और, ईरान के साथ आपने बड़े अच्छे ताल्लुकात का वादा किया और बल्कि अच्छे ताल्लुकात दिखाए भी, बनाए भी, उसका तेल भी लेते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन उसके बावजूद अंदर ही अंदर आप उनके साथ नहीं है। बल्कि बहुत ज्यादा जासूस पकड़े गए हैं इंडियन ईरान में। पिछली दफा जो छोटी सी जो वॉर हुई थी 12 दिन की, उसमें बहुत इंडियन जो हैं जासूस को पकड़े गए और वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो चुका था इससे पहले ही। तो अब
आवाम तो सिर्फ ये देखती है कि आपकी अप्रोच क्या है, आप किस तरफ जा रहे हैं और अपने इंडिया के लिए क्या कर रहे हैं। अब आज जैसे अभी सुना है कि पाकिस्तानी जहाजों को इजाजत मिल गई है जी हरमुज के ऊपर से गुजरने की। जी जी। तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में फतह है इसमें कि पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान में अभी जंग के असरात हुए ही नहीं थे और हमने 61 रुपए कीमत बढ़ा दी, और आज ही बल्कि मिट्टी के तेल की 40 रुपए कीमत बढ़ गई है। अब मिट्टी का तेल कौन लोग इस्तेमाल करते हैं? वो जिनके घरों में लकड़ियां तक नहीं होती, या वो दरख्त काट के नहीं ला सकते, जी गैस तो बहुत दूर की बात है। तो उनके लिए आप जिंदगी मुश्किल से मुश्किल करते रहें और अपनी याशियों और अपनी इस जैसे पे भी कहना नुसरत चाहिए साहब, मैं जहादों को सेकंड आप चंक गलत पे इस पे भी बात करेंगे हम। मैं इस पे आता हूँ सेकंड चंक पे। फारूकी साहब ये बताइए कि ये जो अब एक तो आपने हरमुज तो बंद थी, चॉइस करके ईरान जो है इजाज़त दे रहा है, पाकिस्तान को भी दे रहा है या दीगर ममालिक को भी दे रहा है। अब जो हौसी बागी हैं वो कहते हैं कि हम दूसरा जो जहाँ से वो जो सऊदी अरब वाली साइड से जो आते ही एक सेकंड ऑप्शन बनती थी, वो भी अब वो बंद करने जा रहे हैं। तो वहाँ भी 12% तिजारत होती है, पूरी आलमी तिजारत का वो वहाँ से उस जगह से गुजरते हैं। अब अगर दोनों साइड से बंद हो जाएगा तो ईरान तो तकरीबन मुकम्मल कंट्रोल जिसे कह लीजिए कि वहाँ पर मौजूद है। तो वो जो इतने बड़े बड़े शिप्स, वो बेड़े आए थे और वो कहते थे कि जी यूएस नेवी इज़ द बिगेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड, वो कहाँ गई? देखिए नौशाद साहब, बात ये हुई है कि जो ईरान की नाकाबिल यकीन, नाकाबिल तसव्वुर जो मुज़ाहमत है, उसने अमेरिका को बैकफुट पे कर दिया है। अमेरिका जो है, जो उसका ख्याल था, जैसे आपने शुरू में कहा कि वो 72 घंटे में ये जंग ख़त्म कर सकते थे, और उनका ये ख्याल था कि अब ईरान ने जंग की मुज़ाहमत शुरू ही क्यों की है, जब हमने इतनी फ़ौज यहाँ पहुँचा दी, इतने वारशिप्स यहाँ पहुँचा दिए, तो ईरान को तो ये जंग शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले दिन से ही हमारे मुतालबात जो हैं, अमेरिका का ये ख्याल था, ट्रंप का ये ख्याल था कि ईरान को मान जाने चाहिए और सरेंडर कर देना चाहिए। अब नहीं हुआ तो अमेरिका डेस्परेट है और वो आपने हरमुज को खुलवाने के लिए दुनिया भर की मिन्नतें कर रहा है। उन्होंने चीन को कहा कि आप हमारी मदद करें। जी बिल्कुल। अच्छा, अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि डेस्परेट दूसरा जब सबसे ज़्यादा कंट्री है, डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि इसराइल के मकासद पूरे हुए, लेकिन इस वक्त इसराइल सबसे ज़्यादा खौफ में भी है कि अगर अमेरिका ने ये जंग जो है किसी के साथ मुज़ाकरात के नतीजे में या किसी बारगेनिंग के नतीजे में ये जंग जो है इसमें तातुल ले आया या उसने रोक दी, तो फिर इसराइल का क्या बनेगा। चुनांचे आप देख रहे हैं कि इसराइल की तरफ से ईरान के शहरों पर जहां मुज़ाहमत बिल्कुल नहीं है क्योंकि फ़ज़ाई कुव्वत नहीं है ईरान की, तो बमबारी का जो अमल है वो बहुत तेज़ कर दिया गया है। इसी तरह अमेरिका और इसराइल जो ईरान के साथ एक जारहाना स्टेप, एक तरफ वो मिन्नतें कर रहे हैं दुनिया की, दूसरी तरफ क्योंकि मैं नहीं समझता ये जंग अभी ख़त्म हुई है, जो वो करना चाह रहे हैं वो ये है कि जो फौजी अभी उन्होंने भिजवाए हैं वहाँ पे, नए जो वारशिप वहाँ भिजवाए हैं, इसका मकसद है, एक मिसाल के तौर पे 2500 फौज जो अमेरिका ने वहाँ पे भिजवाई है इस रीजन में, इसका मकसद इस वक्त ये है, जो बताया जा रहा है वो ये है, इस्फहान में जो न्यूक्लियर जो उनकी तनसीबात हैं वहाँ पे ऑपरेशन करना, और वो वहाँ पे जो यूरेनियम है जिसको ईरान वहाँ उस यूरेनियम को वहाँ से निकालना चाहते हैं। अब उसकी क्वांटिटी जो बताई जा रही है कि 60% इतना यूरेनियम है जो अफजोदा यूरेनियम है। हाँ जी। और जिसे रूस को देने का कहा जा रहा था कि रूस को देने का, और उसको अमेरिका ने मुस्तरद कर दिया था कि रूस को नहीं, हम उसको अपने कब्जे में लेंगे। सो ये जो फौज है वहाँ पे, अब जो खबर इस बारे में है वो ये है कि 1000 ट्रूप्स चाहिए उनको कम अज कम। इस तारीख के वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो एक इस हिस्ट्री का जो सबसे बड़ा ऑपरेशन होगा यूरेनियम को वहाँ से निकालने का, यानी ईरान के कब्जे से निकालने का, क्योंकि ईरान ने तो कह दिया कि वहाँ मलबा पड़ा है, हम तो अभी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे। अब वो काम ईरान, अमेरिका और इसराइल करने जा रहे हैं, या वो करना चाहते हैं, या इसकी धमकी दी गई है। अब इसमें कामयाब होते हैं या नहीं होते, वो पासदारान का निशाना बनते हैं, ईरानी फौज का निशाना बनते हैं, इस बारे में अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो दोनों तरफ जो कुव्वत का इस्तेमाल है, ईरान की वो कुव्वत है जो हिडन है। जैसे आपने अभी कहा कि मिसाइल तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं जो 10 साल पहले बनाए थे। अभी जो नए मिसाइल हैं वो तो वो कहते हैं कि हमने इस्तेमाल नहीं किए। ये एक थ्रेट भी हो सकता है, ये हकीकत भी हो सकती है। अच्छा, अब लेकिन जो उनका अगला ऑपरेशन है वो ये है, आपने हरमुज का मसला ये है, ट्रूप्स के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई छोटी ताकत है ईरान के पास, मतलब फौजी जो तादाद के हिसाब से देखिए जो बड़ी ताकत है फौज। देखिए वही मैं बात मैं आपको ये कहने लगा हूं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसा जो आप उसको रिपोर्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि अगर 1000 फौजी वो कहते हैं कि जो
मतलब रीसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑपरेशन ये होगा कि अगर वो ऐसा करते हैं और वो ऐसा करना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने हुर्मुज़ जो है वो ईरान ने बंद नहीं की, वो बंद उसने की है सिर्फ अमेरिका के लिए और इसराइल के लिए और उनके उन इत्तेहादियों के लिए। आप अभी जिक्र कर रहे थे कि भारत को उन्होंने इजाज़त दे दी। भारत को जो इजाज़त दी है इसकी वजह क्या है कि उनके 3 टैंकर जो हैं, जो कि पहले ट्रेड ईरान के साथ और इंडिया की हो रही थी, वो यरगमाल बनाए हुए हैं भारत ने। उन टैंकर्स को छोड़ने के बदले में उन्होंने उनके जहाज को गुजरने दिया है। अच्छा। अब अगर वो टैंकर्स नहीं छोड़े जाते तो हो सकता है कि ईरान दोबारा फिर उसी तरह की पाबंदी लगाए। बाकी ये बात ठीक है कि ईरान जो है वो सबसे दुश्मनी तो नहीं लेना चाहता, वो ईरान भारत के साथ, हालांकि मोदी जो है वो जाके सीधा खड़ा हो गया हाँ जी, वो तो बिल्कुल नेतन्याहू के साथ, और उसने वो इसराइल और इंडिया को एक कर दिया और पूरी भारत की जो पिछली 70-80 साल की जो हिस्ट्री थी, खारजा पॉलिसी थी, उसको तहस नहस कर दिया, अरब मुल्कों से खुद को दूर कर दिया। सो इसका नतीजा तो भारत बाद में भुगतेगा ये, लेकिन ये भारत और ईरान का, भारत और इसराइल का मामला है। हम तो इसमें बेनिफिशरी ये ठहरे हैं कि अरब मुल्कों के दिमाग में जो ये बात थी और ईरानियों के सोच पे भी ये जो बात थी कि भारत उनका दोस्त हो सकता है, उसने साबित कर दिया कि वो कितना बड़ा उनका दुश्मन है। जी। अच्छा, ये बात अभी जो एक सफारतकारी का दरवाजा खुल सकता है। मुझे जरा ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं यहीं से, फारूक साहब जब वापस आएंगे तो आप यहीं से बात, ये सफारतकारी वाला मामला है और पाकिस्तान का क्या किरदार है, इस पे बात करते हैं, लेकिन पहले लेते हैं ब्रेक।